जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं फार्म मैनेजमेंट के अंदर फैक्टर रिलेशनशिप के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने फैक्टर प्रोडक्ट जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, और उस रिलेशनशिप की जो व्याख्या करते हैं हम लॉ ऑफ रिटर्न यानी कि उत्पत्ति के नियम से हम व्याख्या करते हैं, तो उन दोनों को हमने चर्चा किया था। आज के सेशन में हम जो देखने वाले हैं फैक्टर रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं, और इस रिलेशनशिप की जो व्याख्या होती है वो किस नियम या सिद्धांत से करते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा और इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फैक्टर रिलेशनशिप की बात करें तो इसको हम सबसे पहले उपनाम देखते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है वो देख लेते हैं। इसकी जो पहले थ्योरी होती है वो देख लेते हैं, फिर इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। तो ये जो फैक्टर रिलेशनशिप होता है इसका उपनाम की यदि हम बात करें, इसका यदि हम उपनाम की बात करें तो इसका जो उपनाम होता है इसका एक और उपनाम होता है, इसको हम इनपुट रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम इनपुट रिलेशनशिप के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर हम हिंदी में इसको हम कारक संबंध के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम साधन संबंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि एग्जाम में आपको शॉर्ट में दे दिया जाए आई रिलेशनशिप क्या होता है इसके बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है ना, आई रिलेशनशिप या फिर एफ रिलेशनशिप के बारे में ऐसे शॉर्ट में आ जाए तो इनका दोनों का अर्थ सेम होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये फैक्टर रिलेशनशिप होता है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो जैसे हमने बात की थी, जो हमारा पहला जो हमारा रिलेशनशिप था जिसको हमने फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के नाम से जाना था, या फिर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के नाम से संबोधित किया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य यह था कि हमारा कि इनपुट की जो संख्या थी उसकी संख्या को कम या ज़्यादा करने पर आउटपुट में क्या अंतर आता है, वही हमारा जो पहला रिलेशनशिप था इनपुट और आउटपुट, उसका यह उद्देश्य था। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं जो हमारा फैक्टर रिलेशनशिप है इसका प्रमुख क्या उद्देश्य होता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य होता है हमारे पास में जो हमारा आउटपुट या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा आउटपुट या फिर उसी को हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, इसको प्राप्त करने में आउटपुट या प्रोडक्ट को प्राप्त करने में कम से कम लागत लगे, कम से कम कॉस्ट लगे, यही हमारा इसका उद्देश्य होता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हमारे पास में आउटपुट हमको मिल रहा है उसको बनाने के लिए जो हम इनपुट का उपयोग करते हैं या जिसको हम कॉस्ट के रूप में बोलते हैं, वो जो कॉस्ट होती है वो कम से कम लगे और उसी कम से कम कॉस्ट में हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट या फिर हमें अधिक से अधिक आउटपुट या प्रोडक्ट मिले, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट की बात करें। अब ये जो हमारे पास में ये जो रिलेशनशिप आता है इनपुट रिलेशनशिप, इसकी हम व्याख्या किसके माध्यम से कर सकते हैं? इसकी जो हम व्याख्या करते हैं वो हम व्याख्या किस सिद्धांत या किस नियम से कर सकते हैं? तो इसकी जो व्याख्या है वो हम लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन से करते हैं। इसकी जो व्याख्या जो हम करते हैं वो किस सिद्धांत या किस नियम से करते हैं? तो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन से करते हैं। यह जो सिद्धांत या नियम होता है इसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम न्यूनतम लागत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूनतम लागत का सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी से संबंधित, इसके अंदर हम कौन सा निर्णय की व्याख्या करते हैं।
इसके अंदर हमने कौन से निर्णय की व्याख्या करते हैं, यानी कि निर्णय कौन कौन सा होता है। जब हमने पहला सेशन कवर किया था फार्म मैनेजमेंट का, तब हमने वहां पर देखा था कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं या किसी भी वस्तु या गुड्स का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें 3 निर्णय की आवश्यकता होती है। पहला निर्णय होता है हमारा कि हम कितना उत्पादन हो जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने लग जाए। दूसरा जो हमारा निर्णय रहता है कि कैसे उसको उत्पादन करें, ठीक है। और तीसरा हमारा निर्णय रहता है कि उसको कैसे उत्पन्न करें, ठीक है ना। तो जो हमारा सेकंड नंबर का जो निर्णय रहता है कि कैसे उत्पादन करें, तो उसके जो निर्णय की जो व्याख्या होती है वो किस निर्णय, जो हमारा सेकंड जो निर्णय होता है कि कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें किसी भी आउटपुट या किसी भी प्रोडक्ट का हम कैसे उत्पादन करें, तो इसकी जो व्याख्या होती है वो किस के माध्यम से होती है, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के माध्यम से होती है। और जो इस सिद्धांत से हम जिसकी व्याख्या करते हैं उस रिलेशनशिप का नाम क्या होता है, तो उस रिलेशनशिप का नाम होता है फैक्टर रिलेशनशिप होता है। ये हमें ध्यान रखना, ये इस रिलेशनशिप की प्रमुख तथ्यात्मक जानकारी होती है, ये हमें ध्यान रखना। इसमें से हो सकता है कि सीधे 1 लाइन के अंदर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसका उपनाम क्या होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, व्याख्या हम किस सिद्धांत के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश वाला याद रखिएगा, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। और इसके अंदर किस प्रकार का निर्णय की व्याख्या की जाती है, तो वो निर्णय कौन सा जगह कैसे उत्पादन करें, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं अल्टीमेटली हमें इस रिलेशनशिप की जो व्याख्या हम करते हैं किसके माध्यम से करते हैं, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के माध्यम से हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो अब हमारा पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। किसके ऊपर रहेगा, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। और इसी के साथ में ये जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है ये प्रमुख एक सिद्धांत होता है जो हमारे फार्म मैनेजमेंट के जो प्रमुख 5 से 6 जो सिद्धांत होते हैं या नियम होते हैं उसके अंदर पर्टिकुलर लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल अलग से दे रखा है। तो हम दोनों को एक साथ ही समझ लेंगे, क्योंकि जो ये लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मेट दोनों का सेम होता है, इनका उपयोग अलग अलग जगह किया जाता है, तो बुक में इनको अलग अलग जगह दे रखा है। तो हम सभी को एक ही जगह समझ लेंगे ताकि हमारे कम समय में हमें अधिक फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की यहां पर यदि हम बात करें तो ये जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है ये अल्टीमेटली क्या, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जैसे हमने इसकी बात की थी फैक्टर रिलेशनशिप का मुख्य उद्देश्य होता है कि कॉस्ट को कम से कम करना है और उसी कॉस्ट में हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट लेना है, ये हमारा उसका उद्देश्य था। तो इसी प्रकार लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, वो उद्देश्य हमें पता करना है, ठीक है ना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इसके अंदर जो आउटपुट रहता है, आउटपुट या फिर जिसको हमने प्रोडक्ट नाम दिया था, जिसको हमने उत्पाद नाम दिया था, ध्यान से सुनना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आउटपुट या प्रोडक्ट तो क्या रहेगा, प्रोडक्ट तो समान रहेगा, समान रहेगा, लेकिन इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है, इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होगा, अभी अलग अलग कैसे होगा, अभी हम थोड़ी देर बाद में इसका जो मेथड पढ़ेंगे तब वहां पर समझ में आ जाएगा। पहले इसका उद्देश्य समझ लीजिए। आउटपुट या प्रोडक्ट तो इसके अंदर क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन इस आउटपुट या जो हमारे पास में प्रोडक्ट है इसको प्राप्त करने के लिए जो भी हम इनपुट लगाएंगे, चाहे लेबर लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, चाहे हम लैंड काम में ले रहे हैं, चाहे हम फर्टिलाइजर काम में ले रहे हैं, चाहे इरिगेशन मशीनरी कुछ भी यदि हम काम में ले रहे हैं, लाइट हो गया, बिजली हो गया, कुछ भी हो गया हमारे पास में, तो उसके लिए जो हम इनपुट काम में ले रहे हैं वो उनका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ये पहला, तो ये पॉइंट याद रखना, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट इसके अंदर कवर होता है। अब हमारा यहाँ तक उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, अब इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होता है। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें अलग अलग
कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन क्या होता है, अलग अलग होता है हर एक आउटपुट का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसी कॉम्बिनेशन में से जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसकी लागत सबसे कम आती है, उसी कॉम्बिनेशन का चयन करना है। और यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, किसका, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा इसका मुख्य एम आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मुख्य क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन का निर्णय लेना है, जिससे कम लागत में अधिक प्रोडक्ट या फिर आउटपुट मिल जाए, ये हमारा इसका उद्देश्य होता है, ठीक है ना। दोनों को ध्यान से सुनना। जो हमारा फैक्टर रिलेशनशिप था, उसका मुख्य उद्देश्य था कॉस्ट को सबसे कम करना है, ठीक है। अब उस कॉस्ट को कम करने के लिए हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन रहता है, वो कई प्रकार के कॉम्बिनेशन रहते हैं। अब उसमें से जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन का निर्णय लेना ही और उससे अधिक उत्पादन प्राप्त करना ही हमारा जो उद्देश्य रहता है, वो किसका रहता है, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का हमारा उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा दोनों का जो उद्देश्य होता है उनमें थोड़ा डिफरेंट है। जो फैक्टर रिलेशनशिप होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कॉस्ट को कम करना है। अब ये हमें पता नहीं कि किस प्रकार की कॉस्ट को कम करना है, लेकिन कॉस्ट को कम करना है और उसी कॉस्ट से हमें आउटपुट लेना है। ये तो उद्देश्य होता है फैक्टर रिलेशनशिप का। लेकिन जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो हमारे पास में फैक्टर रिलेशनशिप के अंदर हमने जो कॉस्ट को कम किया था, अब उस कॉस्ट जो वो जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट कई प्रकार की होती है, जिसको हम इनपुट के रूप में काम में लेते हैं। अब उस कॉस्ट या फिर जो इनपुट होता है, उस इनपुट में से हमें वो कॉम्बिनेशन का चयन करना है, जिससे हमें कम से कम लागत में हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाए। ये इसका उद्देश्य होता है लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का, ये हमें ध्यान रखना। इसी के साथ में इसका उद्देश्य यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है, ये उद्देश्य याद रखिएगा। अब ये जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है, इसको निकालने की या फिर इसकी जो व्याख्या जो की जाती है, वो दो तरह से की जाती है। उसके बारे में हम देखते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। अब ये जो हमारे पास में लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, वो दो प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम कितने प्रकार से, दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार से। जो पहला जो हमारा फॉर्मेट आता है ए वाला, उसका क्या नाम होता है, तो पहला फॉर्मेट आता है गणितीय रूप से ज्ञात करना, ठीक है, जिसको हम मैथमेटिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर ग्राफीय विधि से, या फिर जिसको हम ग्राफिकल मेथड या फिर एलजेब्रिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये दो मेथड से हम आसानी से लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो ग्राफीय विधि होती है, इस ग्राफीय विधि के लिए हमें तीन अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो ग्राफीय विधि से जब हम लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो इसके लिए हमें तीन अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। यानी कि उन तीनों चीज़ों को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद में हम लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का एक ग्राफ बनाएंगे। उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा हमारे पास में जो इनपुट का जो कॉम्बिनेशन वो सबसे बेस्ट है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ग्राफीय विधि के अंदर सबसे फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व। नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर आइसो कॉस्ट लाइन। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में MRTS, ठीक है ना। MRTS, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अब ये तीनों क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ये जो गणितीय रूप होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि गणितीय रूप से हम किस प्रकार से लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का जो हमारा उद्देश्य था उसको हम पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक इसको फटाफट से उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक इसको फटाफट से उतारिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सबसे पहले गणितीय रूप। पहला जो इसका जो प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा हमारे गणितीय रूप, ठीक है ना। गणितीय रूप की यहाँ पर हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए हम कोई सा भी यहाँ पर दो इनपुट ले रहे हैं, कोई सा भी फर्टिलाइजर होगा, इरिगेशन होगा, लेबर होगा, कोई सा भी हम दो यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने दो इनपुट लिया जिसको हमने x1 से, एक तो हमारा x1 हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा x2, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, x1 और हो जाएगा एक x2, ठीक है। जो x1 है इसको मान लेते हैं ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा मान लेते हैं उर्वरक वाला होगा, ठीक है ना। ये हमारा जो x1 जो इनपुट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा उर्वरक हो जाएगा, और x2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंचाई यानी इरिगेशन हो जाएगा, जिसको हमने x2 से डिनोट किया है। मान लेते हैं हम गेहूं की खेती कर रहे हैं और उससे हमें जो प्रोडक्शन लेना है वो कितना लेना है, मान लेते हैं हमें उससे जो प्रोडक्शन लेना है वो कितना लेना है, 100 क्विंटल लेना है, ठीक है ना। और ये जो प्रोडक्शन जो रहेगा वो सभी के लिए सेम रहेगा। मैंने जब स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था इसके अंदर जो आउटपुट या प्रोडक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए जो इनपुट रहेगा या फिर जो हमारा फैक्टर रहेगा उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दो हमने कॉम्बिनेशन लिया है, एक तो हो जाएगा हमारा उर्वरक वाला कॉम्बिनेशन और एक हो जाएगा हमारा सिंचाई वाला, ठीक है ना। दो इनपुट हमने काम में लिया और यहाँ पर हो जाएगा हमारे x1 इंटू RS, यहाँ पर हो जाएगा हमारे x2 इंटू RS, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे टोटल कॉस्ट और यहाँ पर हो जाएगा हमारे प्रोडक्शन, ठीक है ना, जिसको हमने उत्पाद के नाम से संबोधित किया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा x1 है इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 2, जो हमारे पास में उर्वरक था उसके लिए हमने अलग अलग डोज काम में ली थी, 2, 3, 5 और 6, ठीक है ना। यहाँ पर हम 4 सीक्वेंस लेते हैं, 2, 3 और 4, ठीक है। हमने जो उर्वरक लिया था उसकी अलग अलग डोज हमने काम में ली थी। जब हमने फर्स्ट जो हमने गेहूं की फसल बोई थी तब हमने दो उर्वरक की डोज काम में ली थी, फिर हमने 3 ली, फिर हमने 5 ली और फिर हमने 6 ली। इस प्रकार से हमने अलग अलग उर्वरक की डोज ली थी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सिंचाई की, बात करते हैं कोई सी भी फसल ले रहे हैं हम उसके लिए हमने जो सिंचाई ली थी हमने मान लीजिए यहाँ पर 4, 5, 7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे 6, ठीक है ना। ये हमने अलग अलग फसल के लिए अलग अलग सिंचाई काम में लिया था, ठीक है ना। तो हमारे पास में उर्वरक भी होगा, किसी में हमने 2 उर्वरक की डोज डाली, किसी में 3 डाली, किसी में 5 डाली, किसी में 6 डाली। हालांकि इतनी डालते नहीं है लेकिन हमने समझने के लिए यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमने सिंचाई के लिए हमने अलग अलग फसलों में किसी में 4 की, हमने किसी में 5 की, किसी में 7 की, किसी में 6 की। अब हम बात करते हैं जब हम एक उर्वरक की डोज डालते हैं, ध्यान से सुना, जब हम एक उर्वरक की डोज डालते हैं तब हमें पड़ता है 3 रुपये का खर्चा आता है। जब हम एक उर्वरक की डोज फील्ड में डालते हैं किसी भी फसल के लिए तब हमें कितने का खर्चा आता है, 3 रुपये का खर्चा आता है। तो 3 रुपये का खर्चा आता है तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा हमारे 9 और ये हो जाएगा 5 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमने उर्वरक डाला तो उसकी जो हमारे पास में जो कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, जब हमने 2 डोज डाली थी तो हमारे पास में कॉस्ट 6 आई थी, जब 3 डाली 9 आई, 5 डाली 15 आई और 6 डाली तो हमारे पास में 18 रुपये की टोटल लागत आई थी उर्वरक डालने पर फसल के अंदर। इसी प्रकार हम बात करते हैं जो हमारे पास में x2 था जो सिंचाई थी, जब हमने किसी भी फसल के अंदर या फील्ड में जब हमने सिंचाई की तो अब हमारे पास में जो लागत आई थी वो आई थी हमारे पास में कितना रुपया, 2 रुपया। जब हमने एक सिंचाई की तो उस पर हमारे कितने रुपए का खर्चा आया था, 2 रुपये का खर्चा आया था, ठीक है ना। और उसमें हमारा लाइट बिल आ गया, जो श्रम लेबर चार्ज था वो सभी का सभी आ गया, ठीक है ना, समझने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा हमारे कितना, 8, 5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 दूनी 10 और 7 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 और 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी ये हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास में सिंचाई की जो कुल लागत आई थी वो कितनी आई थी, 8, 10, 14 और 12। जब हमने अलग अलग
सिंचाई की संख्या को बढ़ाया था, तो उस दौरान हमारे पास में ये सारी की सारी कॉस्ट आई थी। अब हमारे पास में टोटल कॉस्ट कितनी आती है, यानी कि जब हमने उर्वरक और जो सिंचाई की थी इन दोनों का जब कॉस्ट, दोनों को अलग अलग लागत थी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तब हमारे पास में टोटल लागत कितनी आती है। तो टोटल लागत कितनी आती है, तो 8 और 6 कितने होते हैं 14, 8 6 कितने होते हैं 14। इसी प्रकार हम बात करें 10 और 9 कितने होते हैं 19। इसी प्रकार हम बात करें 15 और 24 कितने होते हैं, तो सॉरी 15 और 14 कितने होते हैं, तो 5 और 4 9, और ये कितना हो जाएगा 29। और नेक्स्ट बात करते हैं हम 18 और 12 कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में कितनी लागत आ गई 14, 19, 29 और 30, यानी कि जब हमने उर्वरक की 2 और सिंचाई की 4, जब उर्वरक की 2 डोज डाली और सिंचाई की हमने 4 सिंचाई की, तब हमारे पास में टोटल खर्चा आया था वो आया था हमारे 14। इसी प्रकार हमने अलग अलग में सब में निकाला तो हमारे पास में इस प्रकार से कुल लागत है। और हमारे पास में प्रोडक्शन कितना था, सभी से ये हमारे पास में अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, और इन सभी से हमें जो प्रोडक्शन मिल रहा था वो कितना मिल रहा था 100 क्विंटल मिल रहा था। कितना मिल रहा था 100 क्विंटल मिल रहा था। कितना मिल रहा था 100 क्विंटल हमको जो उत्पादन मिल रहा था वो हर एक कॉम्बिनेशन से मिल रहा था, ठीक है ना। तो जो हमारा फैक्टर रिलेशनशिप है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमने इसके उद्देश्य देखे थे अब वो उद्देश्य आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। फैक्टर रिलेशनशिप जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, हमारा जो प्रोडक्शन जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा समान रहेगा। ये लाइन मैंने आपको पहले लिखा दी थी, प्रोडक्शन हमारा समान रहेगा यानी कि सेम रहेगा, चाहे हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन काम में ले ले। पहला पॉइंट तो यहाँ पर कवर होता है। उसके बाद में प्रोडक्शन सेम है सभी के अंदर, और दूसरा हमारा पॉइंट था उद्देश्य के अंदर कि हमें कॉस्ट को क्या करना है कम से कम करना है, यानी कि हमें प्रोडक्शन ये वाला लेना है, और ये वाला जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए हम कम से कम लागत में ये वाला प्रोडक्शन कब प्राप्त करने लग जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मेट इसको ध्यान से देखिए, जब हम 14 रुपये खर्च करेंगे तब भी हमें क्या उत्पादन मिलेगा 100 क्विंटल मिलेगा। जब हम 19 रुपये खर्च करेंगे तब भी हमें उत्पादन 100 क्विंटल मिलेगा। इसी प्रकार जब हम 29 रुपये खर्च करेंगे तो भी उत्पादन हमें 100 क्विंटल मिलेगा, और जब हम 30 रुपये खर्च करेंगे तब भी हमें उत्पादन क्या प्राप्त होगा 100 क्विंटल प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला उद्देश्य था क्या, हमें कॉस्ट को कम से कम करना है और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। तो अब आपके पास सामने ये जो 4 कॉम्बिनेशन बने हुए, चारों कॉम्बिनेशन सामने हैं, और चारों कॉम्बिनेशन से उत्पादन हमको सेम प्राप्त हो रहा है। तो इनमें से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा, फर्स्ट नंबर वाला रहेगा, सेकंड नंबर वाला रहेगा, या थर्ड नंबर ये वाला, या फोर्थ नंबर वाला। तो कौन सा जिसकी लागत सबसे कम होगी वही कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट माना जाएगा। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा, जो हमारा फर्स्ट वाला है ना ये वाला। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा, जो हमारा फर्स्ट वाला है ना, जिसको मैं ये रेड वाले से दर्शा रहा हूँ, ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा, जो हम यहाँ पर आपको ये रेड से दर्शा रहा हूँ ना फर्स्ट वाला, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि इसमें हमें कम से कम लागत में क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। यही होता है गणितीय रूप, यही क्या होता है गणितीय रूप। और जो हमारा फैक्टर रिलेशनशिप होता है, यह जो फैक्टर रिलेशनशिप होता है इसका मेन पर्पज ये रहता है कि हमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करना है। और जो हमारा लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या उद्देश्य होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे पास में उत्पादन समान रहेगा लेकिन उसका जो इनपुट रहेगा वो अलग अलग रहेगा, यानी कि उसका जो इनपुट का कॉम्बिनेशन रहेगा वो अलग अलग रहेगा। आपके सामने अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन इन कॉम्बिनेशन में से हमें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन वाले का चयन करना है, जिससे हमें कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाए। तो कॉम्बिनेशन अलग अलग है दोनों के अंदर, पहले के अंदर 2 है, दूसरे में इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 7, इसमें वो 6 हैं और इसमें 6। दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग, दोनों की लागत भी अलग अलग आई है सभी के अंदर, और उत्पादन क्या हो रहा था सेम प्राप्त हो रहा था। अब इस कॉम्बिनेशन में से हमें कौन सा सबसे बेस्ट लगा, तो कौन सा लगा था हमें फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें लागत कम थी और उत्पादन हमको बराबर मिल रहा था। तो जो हमारा पहला जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के अंदर जो गणितीय रूप से हम व्याख्या करते हैं कि कम से कम लागत में हमें उत्पादन प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर हम नोट डालकर लिख देते हैं सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन। सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो हमारे फर्स्ट वाला रहेगा, प्रथम वाला होगा। सबसे अच्छा जो हमारे पास में कॉम्बिनेशन रहेगा आउटपुट प्राप्त करने का 100 क्विंटल,
तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रथम वाला हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना। अब ये तो हमने गणितीय रूप से समझ गया, लेकिन ये वाला जो फॉर्मेट है ये अधिकतर किसानों के द्वारा गाँवों में अपनाया जाता है। कैसे अपनाया जाता है, तो आपने अगर आपके पिताजी अगर किसान है तो आपने देखा होगा कि जब भी बुआई का समय आता है, जब भी बुआई का समय आता है तो उससे पहले जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, एक कॉपी पेन लेकर बैठते हैं और या फिर अनुमान कैलकुलेशन करते हैं कि जब हम उर्वरक लेकर आएंगे तो हमें इतना खर्चा होगा, जब हम सिंचाई करेंगे तो इतना खर्चा होगा, जब हम जब हम खेती करने लग जाएंगे तो उसके दौरान जो लेबर आएगी वो हमें 250 रुपये पर दिन में मिलेगी, 350 में मिलेगी, 300 रुपये पर डे मिलेगी। तो अलग अलग वो कैलकुलेशन करते हैं और उसी हिसाब से वो फिक्स करते हैं कि जो अब हम फर्टिलाइजर लेके आएंगे, क्योंकि देखिए फर्टिलाइजर जो होता है वो इंडस्ट्री के अंदर बनता है, तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर बन रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी अधिक होगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो फर्टिलाइजर है वो उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कितनी दूर हो रहा है। अगर फर्टिलाइजर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बिल्कुल पास में हो रहा है तो उसकी जो कॉस्ट रहेगी कम रहेगी। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, जो जैसे यूरिया की बात करते हैं, यूरिया का जो निर्माण किया जाता है वो अलग अलग कंपनी के द्वारा किया जाता है और उसके अंदर जो कंटेंट रहता है यूरिया के अंदर नाइट्रोजन वो 46% रहता है। लेकिन जैसे हम बात करें जो हमारा चंबल फर्टिलाइजर जो यूरिया का निर्माण करता है, चंबल फर्टिलाइजर जो यूरिया का निर्माण करता है उसके अंदर जो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है 46 होती है और वो जो उसका जो बैग मिलता है वो हमें मुख्य रूप से थोड़ा सस्ता पड़ता है। तुलनात्मक रूप से हम बात करें जो पंजाब के अंदर जो यूरिया का उत्पादन होता है उससे वो थोड़ा सस्ता होता है। तो हमारा पहला तो ये हो जाएगा, पहला इनपुट हमारा कौन सा था, उर्वरक वाला था, तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और इसके अलावा हम बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई के भी कई सारे अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे हम बात करें, एक हो गए हम बिल्कुल ही खेतों में ऐसे कैसे जो समतल खेत होता है उसमें हमने क्यारी बनाई और क्यारी में पानी छोड़ रहे हैं, और एक हमने ड्रिप इरिगेशन मेथड लगा रखा है, तो उसके लिए भी अलग अलग कॉस्ट आती है। और इसी के साथ में जो सिंचाई का मेथड होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से सिंचाई कर रहे हैं, तो उसकी लागत अलग अलग प्रकार से आती है। इसी प्रकार फसल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो लेबर आएगी वो किस प्रकार की आएगी। लेबर अगर हमने मान लीजिए गन्ने की फसल लगा रखी है तो उसके लिए हमें एक स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने चना लगा रखा है या फिर गन्ना लगा रखा है, या फिर हम बात करें जो हमने धान लगा रखा है, तो उसके लिए हमें अलग अलग लेबर की आवश्यकता होती है। तो वो स्किल्ड लेबर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करेंगे, ठीक है ना। गाँवों के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो लेबर होती है वो अलग अलग चार्ज करती है। कोई लेबर जो होती है वो 250 रुपये लेती है, कोई 300 रुपये लेती है, कोई 350 लेती है। तो उनके काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उनको किस काम के लिए बुला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कई सारे फैक्टर होते हैं जो ये सारा का सारा कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। तो जो सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन रहता है जिसमें कम से कम लागत में हमारा सारा का सारा काम हो जाए और हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाए, वही हमें काम में लेना है। तो गणितीय रूप से हम ये सारा का सारा पता कर सकते हैं। और ये जनरली कैलकुलेशन आपने करते हुए आपके, अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके पिताजी को आपने देखा होगा, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा पहला जो मेथड होता है गणितीय रूप से वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नंबर जो सेकंड होता है उसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं, ठीक है ना। नंबर सेकंड जो मेथड आता है उस मेथड का नाम हो जाएगा हमारे ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड के नाम से हम जानते हैं उसको, ठीक है ना। दूसरा जो आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, गणितीय रूप। दूसरा जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, गणितीय रूप, ठीक है ना। गणितीय रूप, गणितीय रूप की यहाँ पर साथियों हम बात करें तो गणितीय रूप के लिए हमें गणितीय रूप नहीं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में मैंने आपको बताया था 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला हमें पड़ेगा, इसके अंदर पहली जो हमें आवश्यकता पड़ेगी आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। पहला जो इसके अंदर हमारा पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व। अब ये जो कर्व होता है ये कर्व क्या बताता है वो उसके बारे में हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जो आइसो इक्वल कर्व होता है, प्रोडक्ट कर्व होता है, ये क्या बताता है, इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, जो हमारे पास में प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट तो कैसा रहेगा, समान रहेगा। देखिए जो हमने गणितीय रूप में पढ़ा था वो का वो हमको इसी ग्राफीय विधि के अंदर पढ़ना है, जिसको हमको एक ग्राफ के ऊपर दर्शाना है, ठीक है ना। बाकी दोनों का जो उद्देश्य है वो सेम रहेगा। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट समान रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो हम इनपुट का जो कॉम्बिनेशन लेंगे, वो क्या लेंगे, इनपुट का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा,
अलग अलग रहेगा। अब इस इनपुट का जो कॉम्बिनेशन अलग अलग है, इनमें से जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उसका निर्णय हमको लेना है, उसका निर्णय हमको लेना है, उसी का चयन करना है और उसी से हमें प्रोडक्शन लेना है। जो ये जो सारी जानकारी बताता है वो कौन सा कर्व बताता है, तो वो बताता है आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व बताता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि आइसो यानी कि समान, ठीक है, और प्रोडक्ट यानी समान रहेगा, और कर्व यानी कि ऐसा कर्व जिसके ऊपर प्रोडक्शन जो होगा वो समान रहेगा, लेकिन उसका इनपुट का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो अलग अलग रहेगा। जैसे अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए ये हमारे पास में एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमने क्या किया, मान लीजिए ये इधर हो जाएगा हमारे इनपुट x1 और यहाँ पर इधर हो जाएगा इनपुट हमारा x2, ठीक है ना। जहाँ पर x1 को हमने उर्वरक नाम दिया था, ठीक है, और यहाँ पर x2 हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, सिंचाई, समझने के लिए, ठीक है ना। ये हमारा दोनों तरफ इनपुट हो गया। अब मान लीजिए हमने उर्वरक के रूप में मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये अलग अलग समय में हमने 5 अलग अलग डोज दी, ठीक है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंचाई 1 2 4 5, जहाँ पर हमने मान लीजिए किसी में 2 सिंचाई दी, किसी में 4 दी, किसी में 6 दी, किसी में 7 दी, ठीक है ना। किसी में यहाँ पर हमने जो उर्वरक दिया मान लीजिए किसी में 2 दिया, किसी में हमने 3 दिया, किसी में हमने 5 दिया और किसी में हमने दिया 7, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने अलग अलग समय पर अलग अलग उर्वरक की डोज दी थी, ठीक है ना। ये हमारा इनपुट हो गया। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए जब हमने उर्वरक की कितनी 2 डोज दी थी, जब हमने उर्वरक की 2 डोज दी थी तब जो हमें उत्पादन मिला था वो मिला था हमको यहाँ पर इस वाले बिंदु पर मिला था, ठीक है ना। जो हमें उत्पादन मिला था वो इस वाले बिंदु पर मिला था। जब हमने उर्वरक की कितनी 2 डोज दी थी और जब हमने सिंचाई कितनी 7 की थी तब हमें जो उत्पादन मिला था वो इस वाले बिंदु पर मिला था, ठीक है ना। इसी प्रकार जब हमने उर्वरक की 3 डोज दी थी, उर्वरक की जो 3 डोज दी थी तब हमें उत्पादन जो मिला था वो इस वाले बिंदु पर मिला था, ठीक है। इसी प्रकार जब उर्वरक की हमने 5 डोज दी और जब सिंचाई हमने 4 की थी तब हमें जो उत्पादन मिला वो इस वाले बिंदु पर मिला, और जब हमने उर्वरक की कितनी 7 डोज दी थी और उत्पादन और जो सिंचाई की थी वो हमने 2 की थी तब हमें उत्पादन जो मिला था वो इस वाले बिंदु पर मिला था। किस बिंदु पर मिला था, इस बिंदु पर मिला था, ठीक है ना। तो जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, इस प्रकार से ये झुकता हुआ कर्व बनेगा। कैसा बनेगा, इस प्रकार से ये कर्व जो बिल्कुल झुकता हुआ बनेगा, और इन सभी बिंदु पर जो हमारा प्रोडक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, 100 क्विंटल रहेगा। इस बिंदु पर भी 100 क्विंटल रहेगा क्योंकि उत्पादन जो है वो हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है ना। इस पर भी हमें 100 क्विंटल मिलेगा। अब इस वाले कॉम्बिनेशन में से हमें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन का निर्णय लेना है कि किस कॉम्बिनेशन में हमें सबसे अच्छा उत्पादन हो रहा है, और ये जो जानकारी बताता है वो कौन सा कर्व बताता है, आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व बताता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब इसमें से देख लीजिए कि किसमें का अधिक मात्रा में हमको प्रोडक्शन मिल रहा है, तो वो यहाँ पर हम उसका निर्णय ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करें यहाँ पर, तो जो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इस वाले कॉम्बिनेशन में देखिए यहाँ पर इस वाले कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर हमें उर्वरक की कितनी 7 डोज देनी पड़ रही है और सिंचाई मात्र 2 सिंचाई में हमें 100 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो जो कॉम्बिनेशन इसमें से जो सबसे बेस्ट रहेगा उस कॉम्बिनेशन का हम निर्णय ले लेंगे। इसी के साथ में हमारा जो आइसो इक्वल का प्रोडक्ट कर्व जो होता है वो ग्राफीय रूप से कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इससे संबंधित कुछ 2-3 पॉइंट जो होते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। इससे सीधा सीधा एग्जाम के अंदर न्यू टाइप के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है। यह जो आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व होता है, इसकी यदि हम पहली बात करें, नंबर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इसका जो स्लोप जो होता है, ये स्लोप जो होता है वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। जो हमारा आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व होता है, इसका जो स्लोप होता है, ढाल जो होता है वो किस दिशा में होता है, तो यह लेफ्ट टू राइट होता है। किस दिशा में होता है, लेफ्ट टू राइट दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, लेफ्ट टू राइट में, यानी कि ये लेफ्ट था और ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, राइट की तरफ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप जो होता है वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होता है। और ये जो होता है किस में होता है, तो नेगेटिव में होता है। किस में होता है, नेगेटिव में होता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे जैसे ये आगे जाएगा इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा तो लेफ्ट टू राइट होता है और किस में होता है, नेगेटिव में होता है। नंबर सेकंड पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा, इसके अंदर जो ये सीधी जो लाइन दिखाई दे रही है जहाँ पर प्रोडक्शन हमको दिखाई दे रहा है, ये जो रेखा जो होती है, ये रेखा स्वतंत्र होती है। कैसी होती है, ये जो रेखा होती है कैसी होती है, स्वतंत्र होती है। ये याद रखिएगा,
ये जो रेखा होती है वो कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, यानी कि ये कभी किसी को काटेगी नहीं। मान लीजिए यहाँ पर हमने केवल इनपुट के रूप में 2 इनपुट लिए, जब हम इनमें इनपुट की संख्या को और बढ़ाते जाएंगे तो ये जो रेखा है वो और धीरे धीरे इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। ये जो रेखा है वो धीरे धीरे और इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। तो ये रेखा स्वतंत्र होती है, वो किसी को काटती नहीं है, यानी कि ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा को नहीं काटेगी, ये वाली रेखा इसको नहीं काटेगी, ठीक है ना, कहने काटती है। तो ये जो रेखा होती है जहाँ पर प्रोडक्शन मिलता है वो रेखा कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारा जो ग्राफीय विधि के अंदर जो पहला जो पॉइंट आता है आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व क्या बताता है, तो ये याद रखिएगा, इसके अंदर प्रोडक्शन समान रहेगा, जो इनपुट होगा वो अलग अलग होगा, उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा, और इसमें को हमको ग्राफीय रूप से बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा हमें प्रोडक्शन लेने के लिए, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे इसके अंदर वो कौन सा आता है, तो वो आ जाएगा इसमें आइसो कोस्ट लाइन। अगला जो ग्राफीय विधि के अंदर जो सेकंड पॉइंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आइसो कोस्ट लाइन। अब ये जो लाइन होती है ये क्या बताती है, तो ये जो लाइन होती है यह लाइन क्या बताती हैं किसके बारे में बताती हैं, यह लाइन आइसो कोस्ट लाइन ये बताती है जो फार्मर जो होता है उसको फार्मर को इनपुट की लागत की जानकारी देती है। ये जो लाइन होती है आइसो कोस्ट लाइन, ये लाइन क्या बताती है, तो फार्मर जो भी इनपुट काम में ले रहा है अपने प्रोडक्शन को लेने के लिए उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो किससे मिलती है, आइसो कोस्ट लाइन से मिलती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात कर लेते हैं, ये हमारा एक कर्व हो गया, ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर उर्वरक को लिया था यहाँ पर x1 के रूप में, तो ये हो जाएगा हमारे, जैसे हमने 2, 3, 5 और 7, और इधर हो जाएगा हमारे 2, 4, 5 और 7 हमने इधर काम में लिया था सिंचाई, ठीक है ना। ये हमारा सिंचाई जिसको हमने x2 नाम दिया था, ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। तो जहाँ पर हमको ये वाली रेखा मिली थी ना, ये वाली जहाँ पर हमको रेखा मिलती, इस रेखा पर हमको यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, अलग अलग बिंदु पर हमको जो प्रोडक्शन मिला था वो क्या मिला था, समान मिला था। क्या मिला था, समान मिला था। अब सभी बिंदुओं पर हमको जो प्रोडक्शन मिल रहा था वो समान मिल रहा था, लेकिन उनकी जो कॉस्ट थी वो अलग अलग थी। तो इस कॉस्ट की जो जानकारी है वो किससे मिलती है, तो हमें आइसो कोस्ट लाइन से मिलती है। अभी हमारी समान लाइन होगी, तो जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाला जो बिंदु यहाँ पर हमको 100 क्विंटल हमें उपज प्राप्त हो रही है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा, यानी कि हमें दो उर्वरक के डोज की आवश्यकता होगी और सिंचाई की कितनी आवश्यकता होगी, 7 सिंचाई की आवश्यकता होगी, तब जाकर हमें क्या प्राप्त होगा, 100 क्विंटल हमें उपज प्राप्त होगी। तो इसके लिए जो कॉस्ट रहेगी, मान लेते हैं जो हमने कॉस्ट पिछली बार जो लिया था वो लिया था, जैसे हमने सिंचाई के लिए तो 2 रुपया लिया था और इसके लिए हमने लिया था मान लीजिए 3 रुपये लिया था। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी ये हो जाएगा 14। तो यानी कि 6 और 14 कितना हो जाएगा, 20। तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो कितने रुपए आएगी, जो पहला जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पर हमें जो कॉस्ट लगेगी वो कितने रुपए लगेगी, 20 रुपये लगेगी। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर हमको कॉस्ट जो लगी थी वो लगी, मान लेते हैं यहाँ पर 25 रुपये, यहाँ पर मान लेते हैं हमको लगी थी 26 रुपये, और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 15 रुपये। तो ये वाला जो हम फॉर्मेट काम में लेंगे, इसी फॉर्मेट की सहायता से, या फिर हम कह सकते हैं ये वाला जो पैटर्न है जो 2 और 7 वाला, ये वाला हम उपयोग में लेंगे जो हमारा प्रोडक्शन है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर इस केस में जो साथियों हम जो चयन करेंगे इनपुट को खरीदने के लिए, वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये जो 15 रुपये की जो कुल लागत आ रही थी ये वाला कॉम्बिनेशन का चयन करेंगे, जिससे हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक प्रॉफिट या अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो पॉइंट होता है आइसो कोस्ट लाइन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है इसके अंदर, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट और उससे एक डेफिनेशन पूछी जाती है, उस डेफिनेशन की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तीसरा जो इसके अंदर हमारे पॉइंट आता है, उस पॉइंट का नाम हो जाएगा इसमें
MRTS इसका जो पूरा नाम होता है वो याद रखिएगा, मार्जिनल, पूरा नाम क्या होता है तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट। अब ये इसकी परिभाषा क्या होती है तो वो हम देखते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होती है बिल्कुल सिंपल परिभाषा होती है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, कोई भी हमारे पास में इनपुट है, कोई भी हमारे पास में दो इनपुट थे, जैसे हमने बात की थी सिंचाई और उर्वरक की बात की थी। तो मान लीजिए कोई एक इनपुट की संख्या को बढ़ाना और किसी अन्य इनपुट की संख्या कम करना उसी को क्या कहा जाता है, MRTS कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम, MRTS के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम ग्राफ के रूप में इसको समझें, इसको हम यहाँ पर ग्राफ के रूप में समझें। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा 0 हो जाएगा। हमने क्या किया था, मान लीजिए यहाँ पर हमारा x1 था जिसको हमने उर्वरक नाम दिया था इनपुट के रूप में, और ये x2 हो जाएगा जिसको हमने सिंचाई नाम दिया था। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए हमको जो प्रोडक्शन मिल रहा था वो पहले इस वाले बिंदु पर मिल रहा था। प्रोडक्शन पहले किस बिंदु पर मिल रहा था, इस वाले बिंदु पर मिल रहा था। इसकी जो संख्या हो जाएगी, मान लीजिए हमने जो उर्वरक रखा था उसकी 2 डोज रखी थी, और सिंचाई की मान लीजिए हमने कितनी डोज रखी थी, 3 सिंचाई हमने की थी, जब जाकर हमको यहाँ पर इस वाले बिंदु पर 100 क्विंटल उपज प्राप्त हुई थी। अब हमने क्या किया, ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। अब हमने क्या किया, जो हमारा उर्वरक की जो पहले डोज थी वो कितनी थी, 2 डोज थी, और हमने अब उर्वरक की डोज को बढ़ाकर कितना कर दिया, यहाँ पर उर्वरक की डोज को बढ़ाकर यहाँ पर मान लीजिए हमने 3 डोज कर दिया। किसी भी इनपुट की हमने क्या किया, x जो हमारा इनपुट था, इसकी जो इनपुट था इसकी पहले संख्या 2 डोज थी, अब हमने बढ़ाकर कितनी कर दी, 3 कर दी। ठीक है ना, कितनी कर दी, 3 कर दी। और जो हमारा सिंचाई था उसमें हमने सिंचाई कितनी, 3 सिंचाई की थी। अब हमने मान लीजिए सिंचाई की जो संख्या थी उसको घटाकर कितना कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। और इस वाले बिंदु पर भी हमें कितना उत्पादन प्राप्त हुआ था, सेम उत्पादन प्राप्त हुआ था। तो ये वाला जो पॉइंट बनता है ना, ये वाला कर्व, ये वाला जो कर्व होता है इसी को बोलते हैं हम MRTS। इसी को क्या कहा जाता है, MRTS के नाम से इसको जानते हैं। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि MRTS की परिभाषा क्या होती है। ध्यान से सुनना, किसी भी इनपुट, मान लीजिए हमारा इनपुट x1 था जिसको हमने उर्वरक नाम दिया था, इसकी पहले संख्या डोज के रूप में 2 थी, और जो हमारा दूसरा जो इनपुट था उसकी संख्या 3 थी। लेकिन हमने क्या किया, उर्वरक की जो संख्या थी उसको पहले 2 डोज थी, अब इसमें हमने 3 डोज कर दी, और सिंचाई की जो संख्या थी 3 सिंचाई कर रहे थे, अब हमने कितनी सिंचाई कर दी, 2 कर दी, यानी कि एक को बढ़ा दिया और दूसरे को घटा दिया। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है और जहाँ पर वो कर्व बनता है उस कर्व को क्या कहा जाता है, MRTS के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, MRTS के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। इसी के साथ में हमारे यहाँ पर तीनों पॉइंट कंप्लीट होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये MRTS की सीधी सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है। इसी के साथ में हमारा यहाँ पर ग्राफीय विधि से किस प्रकार से हम लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तीनों पॉइंट हमने देख लिया। अब हम एक ग्राफ के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं कि ये तीनों चीज़ जो होती है, हमने देखा था आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व, आइसो कॉस्ट लाइन, और ये जो तीनों जो चीज़ होती है उनके बारे में हम देख लेते हैं कि एक ही ग्राफ में उनको हमको किस प्रकार से निरूपण करना है। ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं। अब उसकी यदि हम बात करें तो ये मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ये मान लीजिए हमारा x1 है, और ये हो जाएगा मान लीजिए x2 है। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये इस प्रकार से 4 बिंदु है, जिसमें से हमने जो उर्वरक लिया था वो लिया था हमने 2, 3, 5 और 7। ठीक है ना, ये इस प्रकार से हमने इसकी डोज ली थी। इसी प्रकार हम बात करें सिंचाई की, तो ये जो हमने सिंचाई काम में ली थी वो ली थी यहाँ पर 3 सिंचाई, यहाँ पर हमने 1 सिंचाई काम में, 3 सिंचाई, 5 सिंचाई, और यहाँ पर हमने
6 सिंचाई काम में ली थी। जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा था वो किस प्रकार का बन रहा था, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा था हमारे, ये कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ आ रहा था, और ये वाला जो कॉम्बिनेशन ये यहाँ पर आ रहा था, और ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता था वो यहाँ पर आ रहा था, ठीक है ना। और इस वाले पॉइंट पर जो हमारे इस वाले जो पॉइंट पर जो हमारा कर्व बन रहा था वो इस प्रकार से बन रहा था, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे, ये वाले जो लाइन हो गई, इस वाले तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे 100 क्विंटल, ये भी हो गया हमारा 100 क्विंटल, ये भी हो गया हमारा 100 क्विंटल, और ये भी हो गया हमारा 100 क्विंटल, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा पॉइंट था ग्राफीय विधि के अंदर कौन सा था, आइसो इक्वल प्रोडक्ट लाइन, तो आइसो इक्वल प्रोडक्ट लाइन ये वाली हो गई। दूसरा हमारा पॉइंट था आइसो कोस्ट लाइन, आइसो कोस्ट लाइन। अब मान लेते हैं हम ये वाली हमारी कौन सी लाइन है, आइसो, ये वाली जो लाइन है हमारी कौन सी, आइसो इक्वल प्रोडक्ट वाली लाइन है। अब इसमें से मान लीजिए हमने ये वाले बिंदु का चयन किया, ठीक है ना, इस वाले बिंदु का चयन किया। अब इस वाले बिंदुओं में हम कॉम्बिनेशन निकालें तो इस वाले बिंदु पर जो हमें 100 क्विंटल जो उपज प्राप्त हो रही है वो किस कॉम्बिनेशन से प्राप्त हो रही है, तो x1 तो हो जाएगा हमारे कितना हो जाएगा 5, और x2 जो था वो कितना था हमारे 3, ठीक है ना। x1 तो था 5 और x2 जो था वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब हमें इसमें से कॉस्ट का पता लगाना है कि x1 को जब हम काम में ले रहे हैं तो इसको टोटल कॉस्ट कितनी मान लेते हैं 10 रुपये लगी थी, और इसको लगी थी मान लेते हैं 15 रुपये लगा था, टोटल कितनी हो गई 25। तो जब ये वाली लाइन जो होती है इसमें से जो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन से जब हमें कॉस्ट का पता चल जाता है तो वो जो लाइन होती है उस लाइन को क्या कहा जाता है, आइसो कोस्ट लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसो कोस्ट लाइन कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं अब MRTS की, MRTS क्या कहता है, MRTS कहता है कि जब हम एक इनपुट की जो संख्या होती है उसको बढ़ा देते हैं और दूसरे की हम कम कर देते हैं, उसे हम MRTS कहते हैं। तो मान लेते हैं हम इसी वाले पॉइंट की बात करते हैं। पहले हमने क्या किया था, पहले जो हमने किया था मान लेते हैं हमने 2 पॉइंट की बात करते हैं, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं और इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। पहले हमने मान लेते हैं उर्वरक की हमने कितने 3 डोज काम में ली थी और सिंचाई हमने 5 सिंचाई की थी, तब जाकर हमको 100 क्विंटल जो उपज प्राप्त हो रही थी वो हो रही थी। अब हमने क्या किया, उर्वरक की संख्या को बढ़ाकर कितना डोज कर दिया, 5 डोज कर दी, और यहाँ पर हमने सिंचाई को कितना 3 रखा। तो एक इनपुट की संख्या को बढ़ा दिया हमने और दूसरे की संख्या को क्या कर दिया, कम कर दिया। और यहाँ पर जो हमारे कर्व बनेगा ये वाला कर्व, ये वाला जो कर्व बन रहा है इसी कर्व को क्या कहा जाता है, MRTS कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, MRTS कहा जाता है। तो इस ग्राफ के अंदर हमको ने जो 3 अलग अलग लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो ग्राफीय विधि पड़ी थी तीनों अलग अलग, तो वो एक ही ग्राफ के अंदर यहाँ पर हमारे कवर हो गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये वाला, इनमें सब जो सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन का हम चयन कर लेंगे, और उसी के साथ में हमारा जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो टॉपिक होता है वो यहाँ पर हमारे कवर होता है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो इसको एक बार पीछे फिर रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, तो आपको जहाँ पर डाउट रहा होगा वो समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।